नमस्कार। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरी फ़ीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे 36 साल के एक आईटी प्रोफेशनल के पाम, अपने कैरियर के बारे में, फ्यूचर कैरियर प्लानिंग के बारे में और अपने शादी के बारे में जानना चाहते हैं। इनका पहला सवाल है कि इनका अभी तक शादी क्यों नहीं हुआ, तो हो पाएगी कि नहीं, प्रॉब्लम क्या है। तो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं पाम को पहले शादी के पर्सपेक्टिव से। तो अगर हम लोग मैरिज के संबंध में देखेंगे तो क्या होती है, रिलेशनशिप होती है। तो क्या अगर हम लोग देखें पाम में क्या चीज़ है, अगर हम लोग पाम में पहले मैरिज लाइन को देख लेते हैं कि इसकी बनावट कैसी है। एक मिनट दीजिए। हाँ, तो अगर हम लोग मैरिज लाइन की बनावट देखेंगे तो मैरिज लाइन, दो मैरिज लाइन हम लोग को देखने को मिलेगी। ये जो मैरिज लाइन है बहुत ज़्यादा मोटी है। मैरिज लाइन इतनी मोटी हो तो ये डिफ़िकल्ट हो जाती है कि ऐसे लोग जो रिलेशनशिप आपका होगा उसका कंप्लीट सक्सेसफुल होना दिक्कत आ जाती है। दो मैरिज लाइन है, रिलेशनशिप होगा ही, शादी भी आपका होगा, लेकिन डिफ़िकल्टीज़ ये आ जाती है क्योंकि ये लाइन काफ़ी मोटी है तो ये डिस्टर्ब मानी जाती है। ये जो लाइन है ना पतली सी, ये जो है नॉर्मल लाइन है, ये जो है काफ़ी मोटी है। अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे, आपकी एज है 36, इस जो मैरिज लाइन है ये लगभग आपका एज रहेगा 33-34 के करीब, तो एज तो बीत चुका है। और ये जो हो रही है करीब करीब 42, तो यहाँ से तो मैरिज लाइन से तो शादी की इंडिकेशन है नहीं, डिस्टर्बेंस मैरिज लाइन है। अभी हम लोग हार्ट लाइन को थोड़ा देख लेते हैं। हार्ट लाइन को अगर हम लोग देखेंगे, एक स्ट्रॉन्ग लाइन आके कट रही है माइल्ड लाइन को, दो छोटी लाइन निकल रही है, एक बहुत बड़ी लाइन आके मिल रही है यहाँ पे, और जुपिटर और सैटर्न के बीच में यहाँ पे हमें उभरापन देखने को मिल रही है। एक डिस्टर्बेंस हमें मैरिज लाइन में दिखी, दूसरी डिस्टर्बेंस हमें जुपिटर और सैटर्न के बीच में दिख रही है, और जो सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस है वो आपकी ये फॉलन लाइन्स है। हार्ट लाइन की जो ब्रांचेस है माइंड लाइन में मिल रही है, ये सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस को दिखा रही है। तो ये क्या दिखाती है, ये दिखाती है सीवियर डिस्टर्बेंस इन रिलेशनशिप, डाइवोर्स का भी कनेक्शन। ऐसे पाम में ही डाइवोर्स होते हैं, और इनका दो रिलेशनशिप होके कट गया है, एक रिलेशनशिप 7 साल तक रही, उसके बाद जो है इनका वो रिलेशनशिप टूटा है, इसको हम लोग डाइवोर्स ही मानेंगे। बस लिखा या सोसाइटी में बता के शादी नहीं हुई, एक 7 साल का रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ की तरह ही हो जाती है। वो रिलेशनशिप टूट चुकी है तो ये समझ लीजिए कि आपका एक बार प्रैक्टिकली, ये सोशली मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली आपका एक डाइवोर्स ऑलरेडी हो चुका है। एक रिलेशनशिप टूटा है, एक डाइवोर्स भी हो चुका है। इस तरीके से अगर हम लोग समझे तो आने वाले जो रिलेशनशिप रहेगी वो आपके लिए अच्छा होगा, वो आपके लिए अच्छा होगा, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं होगी, तो आपका मैरिज लाइफ जो है ठीक होगा। लेकिन एक दिक्कत आ जाती है, आपके पाम में तो मल्टीपल लाइंस हैं नहीं, आपके तो सिर्फ 2 मैरिज लाइन है। प्रॉब्लम तो यहाँ पे आ जाती है। अगर मल्टीपल मैरिज लाइन होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप शादी की कोशिश करते, शादी आपका हो जाता, या रिलेशनशिप भी बनाने की कोशिश करते तो भी वो बहुत आसानी से आपका डीप रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप जैसी रिलेशनशिप भी बन सकता था। लेकिन आपके पाम में जो प्रॉब्लम है, 2 मैरिज लाइन है, और 2 मैरिज लाइन जनरली नॉर्मल लाइन होती है। नॉर्मल लाइन में क्या होती है, छोटी मोटी रिलेशनशिप हो जाती है, लेकिन जो डीप रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ जैसी रिलेशनशिप, वो जनरली एक ही होती है। तो उस तरीके का रिलेशनशिप तो आप ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि किसी के साथ आपका 7 साल का रिलेशनशिप था। अभी शादी आपकी जो होना, यहाँ से हमें थोड़ी कम पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है, लेकिन फेथ लाइन से एक होप है जिसकी हम लोग बाद में जिक्र करेंगे, और एक रेमेडी मैं आपको अलग से बता दूंगा, उसको करिएगा। उससे क्या होती है, इस प्रॉब्लम से थोड़ी बहुत जो है छुटकारा दे सकते हैं। शादी की एज हम लोग पर्टिकुलरली बता नहीं पाएंगे, लेकिन अगर थोड़ी सी भी उम्मीद जो हमें फेथ लाइन में देखने को मिल रही है उसको अगर थोड़ा और ज़्यादा पावरफुली दे सकते हैं तो उस टाइम में शादी होने का चांस जो है 60 से 70% आपका हो जाएगा। ठीक है, वैसे नॉर्मली हमें और कोई रिलेशनशिप की इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रही है।
बस फेथ लाइन में एक होप है जिसकी डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। दूसरी चीज़ हम लोग ओवरऑल पाम को देख लेते हैं, उसके बाद इनकी कैरियर की हम लोग एनालिसिस करेंगे। ओवरऑल अगर पाम को देखेंगे तो पाम हमें मिक्स्ड साइज़ और मिक्स्ड शेप की दिखेगी। ये पाम आपको रेक्टेंगुलर शेप में भी कह सकते हैं, थोड़ी बहुत ओवल शेप में भी कह सकते हैं। ओवल मतलब गोलाकार डिम्बाकार जो शेप होती है उस तरीके का हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरीके का पाम के मालिक के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है क्या होती है, मेंटल तो होते ही है, मेंटली जो कामकाज करते हैं उसी तरीके का कामकाज रहते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी लेज़ीपन रहता है, उसमें थोड़ी भी सी लेज़ीपन रहता है। मतलब मेंटल काम भी ये बहुत ज़्यादा करते नहीं। जनरली ये जो पाम है ना एक आर्टिस्ट की पाम जैसी है। ऐसे लोग काम बहुत कम करते हैं, सोचते ज़्यादा है। एक आर्टिस्ट क्या करता है, अगर वो ड्राइंग भी करेगा तो एक तो अपने जो काम है उसके प्रति वो ये बहुत ज़्यादा सजग रहेंगे, और जो काम है बहुत ही मतलब ये कह सकते हैं बिल्कुल मेहनत नहीं होती है, बस वो पेंटिंग करते रहते हैं। टाइम ज़रूर लगता है लेकिन उसमें उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगते हैं। तो ये लोग भी उसी तरीके का अगर काम इनको मिल जाए किसी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पेंटर बने, लेकिन उसी तरीके का काम आपको मिले तो आप उसमें ज़्यादा सक्सेस अचीव करेंगे। हमेशा दिमाग लगा के जो काम काज करना पड़ता है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा आपको इच्छा या सक्सेस नहीं मिल पाएगी। तो आपको इस तरीके का काम चूज़ करना चाहिए जहाँ पे क्रिएटिविटी आप दिखा सकें, बहुत ज़्यादा फिजिकल या मेंटल वर्क प्रेशर आपको ना लेना पड़े, क्रिएटिविटी से ही आपका हो जाए, तो उस तरीके का काम में आपको सक्सेस मिलेगा। आईटी की जो प्रोफेशन है उसमें भी उसी तरीके का ही लगभग काम है, बहुत ज़्यादा तो मेहनत नहीं लगती है, क्रिएटिविटी ही लगती है, सोचना ज़्यादा पड़ता है और एग्जीक्यूशन में कम टाइम लगता है। उस तरीके का काम आपके लिए ठीक ठाक है। अगर हम लोग माउंट्स और पाम की जो मांस है उसकी बात करेंगे तो ये पाम हमें फ्लैट पाम दिखेगी। इस तरीके का जो लंबे या ओवल साइज़ की पाम होते हैं फ्लैट ही होती है, लेकिन ये कोई नेगेटिव है नहीं। तो फाइनेंशियल सक्सेस इस तरीके का पाम में भी मिल जाएगा। थंब की अगर हम लोग बात करेंगे तो थंब काफ़ी लंबी है, थंब इजीली यहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक मैंने ड्रॉ किया है, क्योंकि थंब तो रिबेंट है। थंब अगर सीधी रखते हैं तो यहाँ तक ज़रूर पहुँचता है, तो ये एक लंबा थंब है। और लंबे थंब वाले जो लोगों की जो है लीडरशिप क्वालिटी हाई रहती है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी भी हाई रहती है। विल पावर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि यहाँ पे मांस हमें बहुत ही कम देखने को मिलेगा। साइज़ तो बड़ी है लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम मांस देखने को मिलेगा, इसलिए विल पावर कमज़ोर है। जनरली आईटी प्रोफेशनल के इसी तरीके का थंब होते हैं कि विल पावर कमज़ोर होते हैं और लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबी होती है, क्योंकि इनकी एग्जीक्यूशन के टाइम कम होती है और प्लानिंग के टाइम ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोग प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, करना भी पड़ता है, प्लानिंग में मास्टर होते हैं, एग्जीक्यूशन के लिए वक्त कम लेते हैं, ये ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो एग्जीक्यूशन छोटी होती है और जो प्लानिंग होती है वो बड़ी होती है। लोगों को ये लोग अच्छी तरीके से संभाल भी पाते हैं अपने अंडर काम करने वालों को, क्योंकि इनके जो प्लानिंग लॉजिक की एरिया है काफ़ी लंबी है। ये एरिया दिखाती है कि आप मैन पावर अपने अंडर काम करने वाले या आपके जूनियर जो एम्प्लॉई है उनको आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, वो आप अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर थोड़ी सी मांस की कमी है, तो अपना हक ना मांग पाना ये एक डिफ़िकल्टीज इन लोगों में रहती है। मतलब काम तो बहुत हमेशा करेंगे लेकिन बॉस को जाके अपने प्रमोशन के बारे में बोलना थोड़ा झिझक जाते हैं ये लोग, और ये बोल नहीं पाते हैं, अपने आप को डिस्क्राइब नहीं कर पाते। तो ऐसे कारण से कभी कभी इन लोगों के बॉस जो होते हैं वो इन पे ऊपर काम तो करा लेते हैं, लेकिन जब भी इंक्रीमेंट प्रमोशन की बात आती है उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये लोग तो बोलेगा नहीं, तो जो भी दे देंगे ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो उस हिसाब से इन लोगों को दबाया भी जाता है, कभी कभी हक जो है वो पूरी नहीं मिल पाती है। जॉब की फॉर्मेशन मोटा मोटी है, यहाँ पे थोड़ी सी कंप्लीट नहीं है। तो क्या होती है कभी कभी बीच बीच में आप लोगों की जो पैसे कमा तो लेते हैं ज़्यादा, लेकिन उतनी बढ़िया सेव नहीं हो पाती है। यहाँ पे देखेंगे इंडेक्स फिंगर क्रॉक है, लीडरशिप क्वालिटी को दिखाती है, सन के फिंगर से छोटी है, हेवी फाइनेंशियल रिक्स या करियर में रिक्स लेने वाले इंसान में से हैं, तो रिक्स लेके काम करना इन लोगों को पसंद आती है। छोटी फिंगर काफ़ी लंबी है, यहाँ तक इजीली पहुँच रही है, जिनके कारण हाई कम्युनिकेशन स्किल रहती है। मरकरी की जो है टॉप फैलेंज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये क्रिएटिविटी इंसान की इंडिकेशन है कि हाई क्रिएटिविटी ऐसे लोगों में रहती है जब आपकी मरकरी की जो फास्ट फैलेंज है सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्ग दिखे, तो ये इनके क्रिएटिविटी लेवल को दिखाती है कि इनमें क्रिएटिविटीनेस जो है काफ़ी हाई रहेगा।
फिंगर के हर बीच में हमें स्ट्रॉन्ग, ये वाली जो लाइन है स्ट्रॉन्ग, इसी तरीके का स्ट्रॉन्ग लाइन हो ही तो ही मैं एनालिसिस करता हूँ, नहीं तो नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि लाइन तो हर किसी के पाम में होते हैं, लेकिन वो होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग जो रिजल्ट देगा। इस पाम में वो लाइन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है, ये सक्सेस को दिखाती है, ये हर एक माउंट की जो पावर है उसको बढ़ाती है। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लाइन हो इस फैलेंज में, फर्स्ट फैलेंज में, तो समझ लीजिए कि आपकी मरकरी, आपकी जो जितनी भी फिंगर में बन रही है वो सारे माउंट में पावर आ रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावरफुल बन जाएगी वो माउंट। तो आपकी अपर की जो सारे माउंट है काफ़ी हाई पावरफुल रहेगा, आपको अच्छी सक्सेस भी मिल पाएगी इस लाइन के कारण से, और कोई इसकी जो है वो यूटिलाइजेशन नहीं है। मरकरी की माउंट देखेंगे तो जगह थोड़ी कम मिल रही है, खुद की बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल रहेगा आपको, ठीक है ना, थोड़ा मुश्किल रहेगा। मरकरी की लाइन है लेकिन लाइफ लाइन के अंदर से आ रही है, तो ये पेट से जुड़ी हुई, लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम दे सकता है, बीमारी होने का खतरा रहता है। जितनी भी बीमारी पानी से रिलेटेड हो, पेट से रिलेटेड हो, सारे बीमारी होने का खतरा रहता है। और मरकरी की लाइन स्ट्रॉन्ग है, जिनके कारण इनमें एनालिसिस करने की क्वालिटी अच्छी रहती है, किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने की क्षमता अच्छी रहेगी इनको। बिज़नेस की सेंस तो समझ तो रहेगी, लेकिन बिज़नेस में सक्सेस बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मरकरी की माउंट जो है छोटी है, उभरी हुई है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जगह बहुत ही कम मिल रही है, तो जिनके कारण वहाँ पे हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज देखने को मिल रही है। खड़ी लाइन तो है, हीलिंग क्वालिटी रहेगी, दूसरों को मदद आप करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। अगर लोग मदद के लिए आते हैं, आपसे पूछते हैं, तो आप करते ज़रूर हैं। सन माउंट की बात करेंगे, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पाम के हिसाब से हमें ठीक ठाक देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पाम में एक स्ट्रॉन्ग सनलाइन होना चाहिए था, साइन होता तो बहुत बढ़िया होता। थोड़ी बहुत फिश की फॉर्मेशन जैसी बन रही है, ये एक अच्छी साइन है, जिनके कारण सक्सेस मिल पाएगी, पैसे भी खूब कमाएंगे, कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है। लेकिन जितनी स्ट्रॉन्ग सनलाइन चाहिए थी और माउंट जितनी उभरा हुआ या बड़ी साइज़ की चाहिए थी, उतनी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो फिश के कारण, फिश साइन के कारण आपको अच्छी पैसे और अच्छे सक्सेस मिलेगी, और मिल भी रही है, लेकिन जितना हो सकता था उतना नहीं हो पाएगी। सन थोड़ी हमें कमज़ोर देखने को मिल रही है। शटर माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है, धन रेखा है, धन की कमी नहीं रहती है, यहाँ पे भी हल्की सी फिश की फॉर्मेशन है, ये साइन अच्छा रिजल्ट देगा, इसके कारण आप ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे पैसे कमाएंगे और सेव भी कर पाएंगे। जुपिटर माउंट जगह कम मिल रही है, जॉब सेटिस्फेक्शन कम रहेगा, और क्या रहेगा, खान पान में ध्यान रखिएगा, हेल्दी चीज़, हेल्दी फूड ही इंटेक कीजिएगा, वरना वो आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, तो खाने के बारे में ध्यान रखिएगा। मंगल माउंट ठीक ठाक है, जगह भी अच्छी मिल रही है, उभरापन भी अच्छी है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन किसी लाइफ लाइन में है, तो खुद का एसेट भी बना सकते हैं आप, ज़मीन जायदाद भी आपका हो जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। रियल एस्टेट का बिज़नेस हो, ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस हो, फील्ड वर्क हो, ये सारी जगह पे भी आपको सक्सेस मिलेगा, तो साइड में आप वो भी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स लाइन हमें देखने को मिल रही है, किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट रहना चाहिए। यहाँ पे लग्जरी लाइन है, तो लग्जरियस लाइफ भी लीड करेंगे, महंगा गाड़ी, महंगा घर, महंगी कपड़े में शौक़ रखते हैं ऐसे लोग। यहाँ पे खड़ी लाइन है, तो जिनके कारण मेहनत का फल तो आपको मिलता है, जिस हिसाब से आप मेहनत करते हैं उस हिसाब से रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिल पाती है। चंद्रमा माउंट ठीक ठाक है, यहाँ पे दबी हुई है, थोड़ी कट है, तो इमेजिनेशन पावर में थोड़ी सी हमें कमज़ोरी दिखेगी इसके कारण। अगर ऐसे कंट्री में जाते हैं इन फ्यूचर में, जहाँ पे चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ कोई कंट्री हो, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाएगी। अगर विदेश में जाते हैं घूमने के लिए भी, तो पानी की जगह को थोड़ा अवॉइड करिएगा, हिल स्टेशन हो, रेगिस्तान हो, वहाँ पे जाइएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। या इस तरीके का कंट्री में जाइएगा घूमने के लिए, बाहर अगर जाते हैं तो जिसके तरफ मिनिमम 3 साइड से आपका लैंडलॉक ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। अभी बात करेंगे मेन लाइन की। मेन लाइन आपकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन हमें मेन लाइन देखने को मिल रही है। इस पिक्चर से हमें क्लियर समझ में आएगी कि इनके मेन लाइंस की जो बनावट है काफ़ी अच्छी है, स्मूथ मेन लाइंस है,
एक धागे जैसी ये दिखाती है। ऐसे लोगों में पॉसिबिलिटी, हायर पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है ज़िंदगी में सक्सेस अचीव करने के लिए। इस तरीके का मेन लाइन जो है काफ़ी अच्छी मानी जाती है। हार्ट लाइन में मेजर कोई डिजीज़ इंडिकेशन नहीं है। रिलेशनशिप की तनाव और डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन हम लोग पहले ही बता चुके हैं। माइंड लाइन जो है आपकी, अगर हम लोग देखें तो काफ़ी लंबी है, तो लंबे समय तक एक जगह पे काम करने का आपको मौका भी मिलेगा, आपको करना भी चाहिए। एक ब्रांच मार्केट की तरफ जा रही है जो बिजनेस में इंटरेस्ट को दिखाती है। तो ज़िंदगी में जब भी बिज़नेस करने जाइएगा ना, मार्केट की रेमेडी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिज़नेस की इंटरेस्ट तो हमें यहाँ पे डेवलप होता हुआ देखने को मिल रही है। एक ब्रांच जो मार्केट की तरफ जा रही है, ठीक है। और क्या चीज़ रहेगी, बिज़नेस में कुछ साल अगर करेंगे, यहाँ से भी एक लाइन देखिए निकल के मार्केट की तरफ जा रही है, ये वाली लाइन। तो ये भी बिज़नेस की इंटरेस्ट ग्रो करेगी आपके अंदर। तो ये दो जो साइन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है। तो बिज़नेस की इच्छा रहेगी, बिज़नेस की आप ट्राई भी करेंगे आगे चल के। तो बिज़नेस जब करेंगे तो मरकरी की रेमेडी ज़रूर करिएगा। आप हमेशा के लिए मरकरी की रेमेडी कर भी सकते हैं, तो मरकरी को बैलेंस करके रखना भी ज़रूरी होती है, क्योंकि मरकरी सिर्फ आपकी बिज़नेस में ही मदद नहीं करते हैं। ज़िंदगी में दिन जो डेली हम लोगों की इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, जो बिज़नेस की सेंस हमेशा के लिए ज़रूरत होती है, उसका भी ये वो जो है वो अच्छी रेमेडी है, उसको ज़रूर करनी चाहिए। तो मरकरी की रेमेडी ज़रूर करके रखिएगा, साथ में हो सके तो सन की भी कर लीजिएगा। तो ये दिखाती है आगे चल के बिज़नेस करेंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, बिज़नेस जब आप करेंगे तो बिज़नेस के शुरुआत के कुछ साल आपका स्ट्रगल रहेगा। बिज़नेस करेंगे और फटक से आपको सक्सेस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ साल का स्ट्रगल रहेगा, उसके बाद ही आपको सक्सेस मिल पाएगी। और जहाँ पे भी आप जॉब करेंगे लंबे समय तक के लिए ही करेंगे, परमानेंट हिसाब से ही आपको जॉब मिल जाएगी। यहाँ पे जो माइंड लाइन है वो मंगल की तरफ जा रही है, स्टार्टिंग पॉइंट है ना। तो ये दिखाती है ऐसे लोगों में एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहती है, उत्साह काफ़ी हाई रहती है। लेकिन ऐसे लोगों में एक प्रॉब्लम रहती है कि ये ऐसे लोगों की जो एनर्जी होती है इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है ना, कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाते। तो गुस्सा आ जाए तो गुस्सा कंट्रोल नहीं, खुशी आ जाए तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, कंट्रोल नहीं। तो एनर्जी जहाँ पे हम लोग को पैदा होती है अचानक से, मतलब शरीर में एनर्जी कब आती है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो ये तीनों ही टाइम में ऐसे लोग अपने ऊपर जो है कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। तो इसको अब ध्यान रखिएगा और हो सके तो कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। लाइफ लाइन की बात करेंगे, अच्छी है। लाइफ लाइन में शुरुआत में कुछ राहु लाइन हमें देखने को मिल रही है, प्रेजेंट एज के करीब भी है। हम लोग दूसरी पिक्चर में चलते हैं, थोड़ा वहाँ से हम लोग एज कैलकुलेशन क्लियरली कर पाएंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, पहले राहु लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो करीब करीब आपका जो है इसी एज के लगभग 35-36 तक ही आपकी लाइफ की जो लाइफ लाइन है वहाँ पे कुछ राहु लाइन की कट है। तो ये दिखाती है कि यहाँ तक तो आपकी ज़िंदगी में कुछ टफ प्रॉब्लम थी। ये फाइनेंशियली हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, रिलेशनशिप को भी लेके हो सकती है, या हेल्थ से भी जुड़ी हुई हो सकती है। ये सारे प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, जो यहाँ पे हमें अभी लगभग इसी एज के करीब आपका ख़त्म भी हो जाएगा। तो आने वाला टाइम जो है आपका बहुत लाइफ लाइन से तो बहुत अच्छी जाने वाली है, क्योंकि मेजर कोई और डिफ़िकल्टीज़ है नहीं। 42 के करीब ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग असेंडिंग लाइन है। स्ट्रॉन्ग असेंडिंग लाइन कौन सी एज में, 42 के करीब, करेक्ट। तो ये जो एज रहेगा ना, यहाँ पे आप बड़ी डिसीजन लीजिएगा ज़िंदगी के बारे में। 42 के जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी काम शुरू करेंगे, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि यही एक ही असेंडिंग लाइन आपके पाम में है जो बहुत बड़ी है। इवन वो माइंड लाइन को जाके टच कर रही है, एक बड़ी सी ट्रायंगल बना रही है, जिनके कारण आपके पास बहुत बड़े एसेट भी होंगे, उसका इंडिकेशन भी है अलग से। लेकिन 42 ईयर्स एज में जो भी आपकी करियर की अपॉर्चुनिटी आएगी, और वो अपॉर्चुनिटी आपको अगर पसंद होती है तो बिना झिझक के उसको एक्सेप्ट ज़रूर करिएगा। हाँ, हो सकती है कि अगर नया करियर हो तो लंबी माइंड लाइन के कारण 2-3 साल आपका स्ट्रगल रहे, लेकिन उसमें आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी आगे चल के। ये हमें असेंडिंग लाइन दिखा रही है। अगर आप कुछ चूज़ नहीं करते हैं तो हो सकती है कि आपके जॉब में आपको एक बहुत बड़ा प्रमोशन या बहुत बड़ी इंक्रीमेंट कुछ मिल जाए। उसके बाद देखेंगे लाइफ लाइन आगे बढ़ रही है, एक एडिक्शन लाइन है, एक मरकरी लाइन है। दोनों ही जो है लाइफ लाइन की एरिया को कट कर रही है।
ये वाली लाइन यहाँ पे, इसको अगर एक्सटेंड करें तो यहाँ पे, ये यहाँ पे कट कर रही है, ये यहाँ पे कट कर रही है। आफ्टर 60 अगर आपका कोई एडिक्शन है तो आपका हेल्थ का ख्याल रख, मतलब हेल्थ बिगाड़ेगा। पेट से हो कोई जुड़ी हुई छोटी प्रॉब्लम हो और उसका आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया है तो लेटर एज में जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर उस टाइम में आप लंबे समय तक कोई मेडिसिन भी ले रहे हैं तो भी वो आपका हेल्थ में खराबी करेगा। 60 के बाद आपकी हेल्थ को लेकर बहुत कंसर्न रहना है। जनरली जो दो चीज़ है, एक एडिक्शन, रियल मायने में एडिक्शन भी हो सकती है, या लंबे समय तक मेडिसिन लेना भी एडिक्शन हो जाती है, और पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, दोनों लाइन लाइफ लाइन को कट रही है। ये दिखा रही है कि 60 के बाद हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, और 60 के बाद आपका लाइफ लाइन पतला भी हो रही है। मेन लाइफ लाइन से कुछ ब्रांचेस निकल के जो है रास्ता कवर कर रही है। ये जो है ना पतली हो रही है, ब्रांच में बट रही है, पतली हो रही है। तो पतली होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अलग हो जाना लाइफ लाइन से, मतलब मेन लाइफ लाइन ख़त्म होकर ब्रांच हो जाना, ये दिखाती है कि एक सपोर्टिंग लाइन के साथ चल रहे हैं आप। अभी तक मेन गाड़ी में थे, अभी आप सपोर्ट में आ गए, और उस सपोर्ट के टाइम में भी दो नेगेटिव मार्किंग कट रही है। एक तो मेन लाइन है नहीं, सपोर्टिंग लाइन में है, और उसके बाद भी वहाँ पे कट रही है। तो ये हो सकती है आपका उस टाइम में सेहत में बहुत ज़्यादा बड़ी कोई दिक्कत, उसका ख्याल रखना है। कोई भी एडिक्शन रखनी नहीं है। कुछ एडिक्शन है तो अभी से छोड़ दीजिए। आप अगर सोचते हैं तो अभी तो नहीं है, 60 है, 50 तक एडिक्शन कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे, तब जाके वही एडिक्शन आपका 60 के बाद रिजल्ट देगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पेट से कोई जुड़ी हुई कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, उसका ट्रीटमेंट ज़रूर करवा के रखिएगा। केतु की एरिया में एक फिश की फॉर्मेशन है जो दिखाती है रिटायरमेंट एज आपका अच्छा रहेगा। अभी हम लोग बात करते हैं आपकी फेथ लाइन की। फेथ लाइन जो है ना वो आपकी वेनस की माउंट्स एरिया से आ रही है। यह दिखाती है किसी फैमिली बाउंडिंग के कारण ऐसे लोगों की जो कैरियर है वो फैमिली के साथ या किसी भी तरीके से जुड़ा रहता है। ये छोड़ना तो चाहते हैं, ये तोड़ना चाहते हैं, उस बंधन को लेकर नहीं ये तोड़ पाते हैं बहुत आसानी से, बहुत फाइटिंग के बाद ही तोड़ पाते हैं। ये बहुत तरीके का होता है, इसलिए पर्टिकुलर बोलना मुश्किल है। कभी किसी का होता है कि फैमिली बिजनेस है, वो उसे छोड़ना चाहता है। कोई बाहर जाके कामकाज करना चाहता है लेकिन फैमिली के कारण नहीं जा पाता है। तो ये सारी चीज़ हो जाती है। इनका एक और सवाल है कि क्या ये मल्टीनेशनल कंपनी में, बड़े कंपनी में ये सक्सेस अचीव कर पाएंगे कि नहीं। लाइफ लाइन की कुछ ब्रांचेस तो निकल रही है, लेकिन फेथ लाइन क्लियर कट हमें सैटर्न माउंट, ये चंद्रमा माउंट से आता हुआ नहीं देखने को मिल रही है। एक इन्फ्लुएंस लाइन आ रही है, तो हो सकती है कि आपका मल्टीनेशनल कंपनी में भी अच्छी सक्सेस मिल जाए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस लाइन आ रही है और लाइफ लाइन की दो ब्रांचेस मून माउंट की तरफ जा रही है, जो इंडिकेशन कर रही है कि हाँ अगर आप कोशिश करेंगे तो मल्टीनेशनल कंपनी में भी आपको मौका ज़रूर मिलेगा। सन में अगर कोई और साइन होता ना, मतलब 2 साइन मिल रही है, अगर 3 साइन हमें कहीं से भी मिल जाती, मैं 100% कन्फर्म हो जाता, लेकिन फिर भी 2 साइन मिल रही है तो कोशिश आपको करनी पड़ेगी, लड़नी पड़ेगी, उसके बाद बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी सक्सेस आपको मिल पाएगी। अभी हम लोग आपकी कैरियर के ऊपर और थोड़ा फोकस कर लेते हैं। इनके और एक सवाल है, ये चाहते हैं कि आगे चल के आफ्टर रिटायरमेंट जॉब, जो अभी प्रेजेंट आईटी में जॉब कर रहे हैं, इसको छोड़ने के बाद ये हेज फंड मैनेजर की तरह काम करें। हेज फंड मैनेजर क्या होता है, जो लोगों को पैसे को संभालते हैं फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके। जो म्यूचुअल फंड होते हैं ना, म्यूचुअल फंड जो संभालते हैं वो भी एक तरीके का हेज फंड मैनेजर ही है। एक तरीके का, तो 100% नहीं, हेज में बहुत कुछ आती है, उसमें आपको हेज करना पड़ता है बहुत सारे एसेट में, तो उसके बाद वो हेज फंड मैनेजर होता है। तो उस तरीके का काम करने के ये लायक होंगे कि नहीं। अगर हम लोग देखें इस पाम को, जो आप कह रहे हैं कि आपको हेज फंड मैनेजर होना है, तो पहले तो आपको एक बहुत बड़ी ट्रस्ट और गुडविल की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो लोग आपके पास पैसे देगा क्यों। और जो हेज फंड होते हैं बहुत करोड़ों अरबों करोड़ों रुपए में उन लोगों की काम होते हैं, 2-4 लाखों का नहीं, करोड़ों का। और वो भी कितने करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ भी उस लोग, मतलब उस कंपनी में कोई वैल्यू ही नहीं है हेज फंड में। अगर मैं एक आउट ऑफ द पॉमिस्टी एक बात करूँ, अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन है और उसकी वैल्यूएशन क्या है, उसका पैसे कितने हैं, तो आप कहेंगे एप्पल होगा, माइक्रोसॉफ्ट होगा, ऐसा कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं है।
एक ब्लैक रॉक बोल के कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसके पास 3 ट्रिलियन डॉलर रहे हैं। 3 ट्रिलियन डॉलर के वो कंपनी है, शायद उससे भी ज़्यादा होगा। और हमारी इंडिया की टोटल इकोनॉमी है 2.5 ट्रिलियन हमारी इंडिया की इकोनॉमी है। और वो एक कंपनी है ब्लैक रॉक जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वो भी एक हेज फंड ही कंपनी है। उसकी वैल्यूएशन है 3 ट्रिलियन। वो भी बहुत साल पहले मैंने देखा था, अब शायद और भी ज़्यादा हो गया। तो समझ सकते हैं कि हेज फंड कंपनी कितनी बड़ी होती है। तो उस तरीके का कंपनी संभालने के लिए उतना स्ट्रॉन्ग अमाउंट आपका है नहीं, ना ही आपकी फेथ लाइन में उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि आप उस तरीके का काम आप संभाल पाए। हाँ, अगर आप छोटी मोटी कुछ करना चाहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कुछ लाख कुछ करोड़ों का हो सकती है, वो आप कर पाए, लेकिन उस तरीके का काम आपका नहीं है कि आप उतने बड़े पैसे को आप संभालें, जहाँ पे ट्रिलियन या बिलियन में बात हो। उस तरीके का काम आपका है नहीं। अभी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि फेथ लाइन क्या कह रही है। फेथ लाइन को अगर हम लोग देखें तो आपकी जो फेथ लाइन है तो एकदम बहुत ही अर्ली एज से शुरू हो रही है। करीब हम लोग देखें तो सीधी हो रही है करीब 27-28 के करीब, जहाँ से ये फेथ लाइन सीधी हो रही है, आगे बढ़ रही है। तो वहाँ से आपकी जो करियर की है अच्छी टाइम शुरू हो चुकी है। आप अच्छे टाइम एंजॉय कर रहे हैं अपने करियर में। और अगर हम लोग देखें तो इसी एज के करीब जो है आपका 35-36 के करीब, ये जो आपकी इन्फ्लुएंस लाइन है ये फेथ लाइन से मिल रही है। यही एक टाइम है जहाँ पे आपकी शादी की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। जितना जल्दी हो सके आप शादी की बात करिए और शादी कर लीजिए। मैं रेमेडी दूंगा, उसको भी करना है, रेमेडी भी कर लीजिए, ताकि ये चांस आपका मिस ना हो। इसके बाद मुझे और चांस देखने को नहीं मिल रही है। जब भी कोई इन्फ्लुएंस लाइन फेथ लाइन से मिलते हैं ना, उस एज में शादी होने का चांस रहता है काफ़ी हाई। लेकिन उस टाइम में अगर साथ में मैरिज लाइन भी उसी एज को दर्शाए तो चांस और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आपकी मैरिज लाइन में दिखा नहीं रही है, मल्टीपल मैरिज लाइन है नहीं, और किसी भी मैरिज लाइन में अभी की एज नहीं दिखा रही है। तो बस यही एक इंडिकेशन है जिसके द्वारा अभी शादी हो सकती है, और वो भी इसी एज के करीब है। मतलब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि आपकी एज आपने कहा है 36, करेक्ट। अगर हम लोग इसको काटें तो ये लगभग 35.5 में ही आ जाती है, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा और भी एडजस्ट करके और भी पर्टिकुलरली अगर हम लोग करने की कोशिश करें तो भी देखिए 35 से ऊपर तो जा ही नहीं रही है, 35 के आसपास ही ये घूम रही है। 6 महीना 1 साल इधर उधर हो सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो 36 भी अगर कवर हो गया आपका तो शादी होना मुश्किल हो जाएगा आगे चल के। तो बहुत ही क्रूशियल टाइम में चल रहे हैं आप शादी के लिए। इसी टाइम जो है परफेक्ट है, कर लीजिए। लेट भी हो रही है, 1-आधा साल से और ज़्यादा स्ट्रांगली कोशिश करते हैं तो अभी तक आपका हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो आपकी कैरियर, तो अभी हम लोग थोड़ा फिर से कैरियर की बात करते हैं। आपकी जो लाइन है वो ठीक ठाक चल रही है, करीब जो हमें देखने को मिल रही है 38 के टाइम तक। उससे पहले 37 के करीब एक कट भी है जो राहु लाइन है, और सिर्फ फेथ लाइन को कट रही है। लाइफ लाइन के करीब से निकल रही है, फेथ लाइन में कट रही है। शायद छोटी मोटी कुछ आपका एक्सपेंसेस या नुकसान हो जाए, एक्सपेंसेस ही होने का चांस ज़्यादा है, तो एक्सपेंसेस आपका हो सकती है किसी तरीके से। उसके बाद जो है आपकी फेथ लाइन देखिए ये वाली ख़त्म हो रही है, उसके बाद यहाँ पे शुरू हो रही है, इस तरीके से शुरू हो रही है। ये थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी यहाँ पे 38 से लेके करीब 44-45 तक। तो इस पीरियड में ना जॉब वगैरह चेंज मत करिएगा, ना ही कोई नया बिज़नेस शुरू करिएगा। कोई नया बिज़नेस शुरू नहीं करना है, जॉब भी चेंज नहीं करना है इस पीरियड में 38 से लेकर 44 तक। उससे पहले अगर जॉब चेंज करना है कर लीजिएगा, उसके इस टाइम के बीच में जॉब मत चेंज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कमज़ोरी है। यहाँ पे अगर आप जॉब छोड़ देंगे या किसी तरीके से जॉब छोड़ना भी नहीं है, अगर जॉब छोड़ देंगे तो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आ जाएगी और बाद में चल के नया कोई करियर लेने में दिक्कत आ जाएगी। इस एज को कवर करेंगे 44 के बाद फिर से आपकी स्मूथली जो है फेथ लाइन चल रही है, आपका करियर अच्छी तरीके से चलेगा।
तो ये है आपकी पाम। लेकिन पाम में अगर हम लोग और एक चीज़ देखें, आपकी जो है एज ए ट्रेडर या एज ए इन्वेस्टर अगर आप खुद काम करते हैं तो उसके लिए आपके जो पाम की जो बनावट है वो अच्छी है। क्यों ओवल साइज़ की पाम है। ऐसे लोग प्लानिंग ज़्यादा करते हैं, सोचते ज़्यादा है, एग्जीक्यूशन की कमी होती है। एसेट जो है उसको जो मेंटेनेंस है उसी तरीके से किया जाता है। पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं कहाँ पे किस तरीके का कब कितना पैसा लगाए, उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी की मौका ढूंढते हैं। जब इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी ये जो है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, वेट करते हैं बहुत ज़्यादा। और इसी तरीके का पाम और इसी तरीके का थंब इसी चीज़ को कंफर्म करती है। तो वो चीज़ तो कर पाएंगे। हाँ, हो सकती है कि छोटी पैमाने में, बिल्कुल हेज फंड नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ एसेट मैनेजर या फाइनेंशियल एडवाइज़र उस तरीके का आप काम कर सकते हैं। उस तरीके का आप काम अगर करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। उसके लिए आपकी जो पाम है वो परफेक्ट है। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को भी यहीं पे रखेंगे। नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।